नमस्कार दोस्तों, आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है सीरीज आरएल सर्किट। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में। तो आज हम जानते हैं सीरीज आरएल सर्किट के बारे में। तो ये जो मैंने सीरीज आरएल सर्किट बनाया है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कंडीशन है। प्रैक्टिकली पॉसिबल कंडीशन इज व्हाट, क्योंकि वो तो सारे प्योर थे, सारे के सारे प्योर थे। और यहाँ पे एक प्रैक्टिकल कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं। प्रैक्टिकल कंडीशन कहने का मीनिंग ये है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को हम प्रीफर कर रहे हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ कि कभी भी कोई भी हम जैसे कॉइल यूज़ कर रहे हैं तो उस कॉइल का अपना एक रेजिस्टेंस भी होता है और एक इंडक्टेंस तो है ही। अगर कॉइल है तो इंडक्टेंस तो पैदा होगा ही, उसमें इंड्यूस होगा। और रेजिस्टेंस है तो फिर उसका कॉइल का अपना एक रेजिस्टेंस होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल कंडीशन हो गई। तो अब हम अगर मैं एक प्रैक्टिकल कंडीशन को ले रहा हूँ यानी सीरीज आरएल सर्किट को ले रहा हूँ तो क्या होता है, तो ये हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फेजर डायग्राम, मैं आपको पहले ही बता दूं टॉपिक शुरू होने से पहले, ये आपके आईटीआई के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे सीरीज आरएल सर्किट से अगर थोड़ा सा समझ लेंगे तो इसका क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। तो जस्ट देखिए कि सीरीज आरएल सर्किट जो है हमारा यहाँ पे, इसका फेजर डायग्राम अगर हम बनाएं, फेजर डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस पता था कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहते हैं। इंडक्टर के अक्रॉस पता था वोल्टेज क्या है, लीड कर रहा होता है करंट से 90 डिग्री। तो ये भी आपको पता है, या ये कहें कि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से 90 डिग्री। तो ये पर्टिकुलर फेजर डायग्राम्स आपको पता थे, रेजिस्टेंस का अलग, इंडक्टेंस का अलग। अब क्या है, हमें सीरीज में कंबाइन करना है। तो कंबाइन फेजर डायग्राम क्या बनेगा, पहले हम उसको देखते हैं। देखिए फेजर डायग्राम इसका कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रियल एक्सिस पे, रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं इसको, इस पे मैंने करंट ले लिया आई। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद सब समझ में आ जाएगा, जस्ट आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। देखिए करंट है। अब क्या है कि मैं इस पे आपको वी आर भी ले लेता हूँ। वी आर का मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ले रहा हूँ। वी आर, आर सफिक्स में है, मल्टीप्लाई में नहीं है। ये आर सिर्फ इसलिए लिखा गया है दिखाने के लिए कि वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। तो वी आर इक्वल्स टू आई आर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वी आर इक्वल्स टू आई आर। तो ये यहाँ पे ही क्यों बनाया गया है, कुछ बच्चे ये पूछेंगे सर आपने करंट की डायरेक्शन में ही इसे क्यों बनाया है। तो जरा हम फेजर डायग्राम देख लें तो आपको समझ में आएगा कि वोल्टेज जहाँ मैंने करंट बनाई है वहाँ पे ही क्या बनेगा, वी आर इक्वल्स टू आई आर बनेगा। यानी कि ये तो वोल्टेज हुई और ये करंट हुई, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और करंट आ रहे हैं सेम फेज। देखिए ये वोल्टेज है, ये करंट है, वो क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। और ये भी मैं बता दूं ये एक रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस पे ही रेजिस्टेंस हमेशा ड्रॉ होता है। रियल एक्सिस पे ही क्यों ड्रॉ होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा क्या काम करता है, पावर का कंजप्शन करता है। ठीक है, तो इसी कारण से वो यहाँ पे बनेगा। आपको तो पता ही होगा कि इंडक्टर और कैपेसिटर, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, पावर क्या होती है उसकी, जीरो होती है, जीरो कंजप्शन करता है। एब्जॉर्ब कितना करता है, पावर जीरो करता है, लेकिन ये पावर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप समझ रहे होंगे ये रियल एक्सिस पे बनेगा। और जो इंडक्टर होता है वो इमेजिनरी एक्सिस पे बनता है, इमेजिनरी यानी वाई एक्सिस। सपोज मैंने यहाँ पे वी एल लिख लिया है, क्या लिख लिया है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। मैंने यहाँ पे वी एल क्यों लिखा, अब इसलिए लिखा है क्योंकि ये इमेजिनरी पे बनेगा। क्यों इमेजिनरी पे बनेगा, क्योंकि इंडक्टर हमेशा क्या काम करता है, एनर्जी को स्टोर भी करता है और रिलीज भी कर देता है। एनर्जी यानी चार्ज, वो चार्ज भी करता है इंडक्टर और डिस्चार्ज भी कर देता है। लेकिन रेजिस्टेंस की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो चार्ज और डिस्चार्ज करे। ये तो सिर्फ और सिर्फ पावर का कंजप्शन कर सकता है।
ठीक है, ये तो एक प्रतिरोध है, अवरोध पैदा करेगा बस। इसको आपने सर्किट में लगा दिया तो करंट कंजप्शन वो कर लेगा, पावर का एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। लेकिन इंडक्टर के केस में ऐसा नहीं है, वो स्टोर भी करता है, चार्ज भी करता है, डिस्चार्ज भी करता है। तो इसलिए ये वाई एक्सिस पे बनेगा, यानी कि वाई एक्सिस मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे बनेगा। तो ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल है, जो पड़ी हुई लाइन होती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रियल एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम बोलते हैं क्या, वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ठीक। और इमेजिनरी एक्सिस भी इसी को ही बोला जाता है। तो कुछ पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब VL को क्या लिखें भाई, यहाँ पे तो हमने लिख दिया VR को IR। अब VL को क्या लिखते हैं, VL को हम लिखते हैं IXL। कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आती है कि ये IXL कैसे लिख दिया, तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा कंफर्म करा दूं कि आपको मैंने बताया था प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में जो V होता है V मैक्स साइन ओमेगा टी होता है, बताया था, और I होता है I मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ये तो पता ही था आपको। लेकिन आपको यहाँ ये पता होगा कि IM को हम क्या लिखते थे, IM को लिखते थे VM बाई XL, या ऐसे भी आपने देखा होगा ओमेगा L। ये देखा था, नहीं देखा था, आपको याद होगा आई होप, कि I मैक्स इक्वल्स टू V मैक्स बाई XL इक्वल्स टू V मैक्स बाई ओमेगा। XL को ही ओमेगा L यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम ओमेगा L लिखते थे, ये आपको पता है। तो यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम ना लूँ, मैक्सिमम हटा देता हूँ, तो I इक्वल्स टू V बाई XL लिख लूँ, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं। इस पॉइंट को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, मैक्सिमम वोल्टेज और करंट को हटा दे रहा हूँ, सिर्फ I इक्वल्स टू V बाई XL कर देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू IXL, V इक्वल्स टू IXL। तो इसलिए मैंने इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज यहाँ पे V इक्वल्स टू IXL लिख दिए। कुछ बच्चे मेरे से ये भी कहेंगे कि सर इंडक्टर के अक्रॉस तो वोल्टेज हुआ करती थी VL इक्वल्स टू LDI बाई dt। मैं कहूँगा बिल्कुल, आपने ये सुना था, मैंने ये बताया था आपको, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब आप कहें कि सर ये आप इस कंडीशन को ऐसे कैसे लिख देंगे। देखिए, कुछ बच्चे लाप्लास नहीं जानते हैं, मैथ्स में लाप्लास अगर कुछ बच्चे जानते हों, ये डिप्लोमा होल्डर्स ही हैं जो बच्चे जान पाएंगे, क्योंकि उन्हीं की मैथ्स में लाप्लास सिखाया जाता है, तो उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चे इसको भी कहेंगे तो मैं बता देता हूँ। उधर क्या होता है कि जो डी बाई डी टी होता है, डी बाई डी टी उसको लिखते हैं ये क्या, डी बाई डी टी को एस लिख देते हैं, ठीक है। अभी जरा देखिएगा, v इक्वल्स टू एल एस आई, आई को ऐसे लिख दिया, तो डी बाई डी टी को मैंने क्या लिख दिया, एस लिख दिया। एस हमारा क्या होता है, एस को ही बोलते हैं हम लोग क्या, जे ओमेगा। जे ओमेगा, ये जो बच्चे लाप्लास के होंगे उन्हें समझ में आ जाएगा, जिन्होंने मैथ में पढ़ा होगा। तो जे ओमेगा एल आई, तो आपको पता होगा ओमेगा एल को तो ये एक्सएल लिखते हैं, एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज हो गई जे एक्सएल इंटू आई, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या बता रहा है, सर ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, कैसे, सिमिलर तो नहीं है। मैं कहूँगा सिमिलर है। यहाँ पे देखिए ये जे ऑपरेटर क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ जे ऑपरेटर ये बोलना चाह रहा है कि ये इमेजिनरी एक्सिस पे बनेगा। इंडक्टर क्या है, इमेजिनरी एक्सिस पे बनेगा, रियल पे नहीं, इमेजिनरी एक्सिस पे बनेगा, पहली बात। तो ये एक ऑपरेटर है जो ये बता रहा है कि ये इमेजिनरी एक्सिस पे बनेगा। और एक्सएल आई ये इसके अक्रॉस वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये करंट हो गया। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात, आई होप। यहाँ पे पॉजिटिव जे दिखा रहा है, पॉजिटिव जे का मतलब ही यही है कि इंडक्टर के अक्रॉस जो इमेजिनरी है, यानी पॉजिटिव जे का मतलब यही है कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, या करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। जब अभी मैं कैपेसिटर का निकालूंगा तो उसमें नेगेटिव आएगा बस यहाँ पे, तो मुझे यही चीज़ बतानी थी। जस्ट जब मैं कैपेसिटर बताऊंगा सीरीज आरसी सर्किट के बारे में, तो और थोड़ा सा बस नेगेटिव आ जाएगा, एक्सी आई आएगा उधर। तो जस्ट आप देखते रहिए, समझ में आ जाएगा।
आई होप इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे वी एल हो गया, यहाँ पे वी आर हो गया। अब हम इन्हें क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों वोल्टेजेस क्या हैं, जुड़ेंगे। जुड़ कैसे जाएंगे, तो मैं इसका रिजल्टेंट जोड़ देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये मैंने इसका रिजल्टेंट बना लिया, ठीक है। ये मेरा क्या है, V क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, VR का और VL का। क्यों रिजल्टेंट है, आपको पता है, अगर यहाँ पे आप KVL लगाएं तो ये वोल्टेज इन दोनों का सम है, V इक्वल्स टू VR प्लस VL का सम है, इसलिए यहाँ पे मैंने फेजर डायग्राम में आपको बताया है। अगर DC होता है, यहाँ पे DC वोल्टेज होती, तो मैं सीधा बोलता V इक्वल्स टू VR प्लस VL, लेकिन यहाँ पे DC नहीं है। अगर मैं DC की बात करता तो वैसे भी इंडक्टर क्या होता, शॉर्ट सर्किट होता, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। AC के केस में हम क्या काम करेंगे, इसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा हमें, राइट एंगल ट्राइंगल के माध्यम से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए फेजर डायग्राम करके तब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो अब देखिए राइट है, अब राइट एंगल ट्राइंगल आ गया है। जो मैंने यहाँ पे कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो उन्हें कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रखी है। पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं बन कहाँ रहा है। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल देखिए यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे भी बन रहा है, ये उल्टा बन रहा है, ये थोड़ा सीधा बन रहा है, इसके जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब क्या है, या तो आप ये वाला ट्राइंगल लो या ये वाला ट्राइंगल लो, एज योर विश, आपकी मर्जी के ऊपर बात है। मैं ये वाला ले रहा हूँ। देखिए ये है VR, इधर भी VR होगा पैरेलल में, इतनी जितनी लेंथ है उतनी ही ऊपर भी लेंथ होगी, जितनी यहाँ लेंथ है उतनी यहाँ पे भी लेंथ होगी। तो इतनी यहाँ पे कितनी लेंथ है, VL, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया VL, जो कि होता है IXL के बराबर। ऐसे ही यहाँ पे VR था तो यहाँ पे भी VR होगा। इसलिए अगर किसी बंदे को ये वाला ट्राइंगल लेना तो ले सकता है। मैं यहाँ से लेके आपको इस वाले ट्राइंगल से बताता हूँ। तो देखिए ये VR है, ये VL है और ये इसका रिजल्टेंट वोल्टेज V है। इतना समझ में आया। अब देखते हैं कैसे इसे करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है राइट एंगल ट्राइंगल में, यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। ये वाला देखिए ये VR है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, IR। ये क्या है, ये हमारा VL हुआ, जिसे हम बोल रहे हैं IXL, और ये मेरा रिजल्टेंट वोल्टेज V है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो अब क्या होगा, कि जो वोल्टेज है वो VR और VL का कैसे निकालेंगे इसको, आपको पता होगा। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है, पाइथागोरस थ्योरम है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये एंगल आपका फाई भी मान लो या थीटा मान लो, एज योर विश है। मैं फाई मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे ये एक एंगल है, एंगल के सामने वाला, यानी एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण होता है, और परपेंडिकुलर लंबवत होता है, और बेस आधार बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम क्या काम करें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, h² = p² + b², तो क्या होगा, देखिए अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये क्या है, इसका रिजल्टेंट है V, तो V का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लिख दिया, समझ में आ गया होगा। अब हम क्या काम कर रहे हैं, VR को हम IR लिखते हैं। देखिए मैंने IR लिखा और VL को IXL लिख दिया। अब दोनों पे क्या है, स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायरिंग दोनों पे कर दिए, और V को मैं क्या काम कर रहा हूँ, स्क्वायर लिख दिया। हाल फिलहाल में अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, I², देखिए इधर भी कॉमन है, I² इधर भी कॉमन, I² को मैं क्या कर लेता हूँ, निकाल सकता हूँ। लेकिन आपको क्या है, मैं यहाँ पे सबसे पहले रूट डालता हूँ। देखिए रूट मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो V की वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब मैं I² अगर निकालूं, देखो I का स्क्वायर इधर भी आएगा, I का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो रूट से वो बाहर निकलेगा तो सिर्फ I बचेगा। तो V = I √R² प्लस XL का स्क्वायर। आई कहानी समझ में, यहाँ तक समझ में आई। अब आगे चलते हैं, इसे बोलते हैं इम्पीडेंस। I = Z, V = IZ, और यही है हमारा जिसे हमें बताना था, वेयर Z जो हमारा होता है, वेयर Z
इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या है, इम्पीडेंस है। क्या है हमारा ये इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इसी को ही हम प्रतिबाधा बोलते हैं, प्रतिबाधा। तो यही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। कभी कभार आपसे यहाँ पे एंगल के बारे में भी पूछ लेता है, तो एंगल के बारे में क्या बताना है, आपको पता होगा tan इनवर्स tan फाई इक्वल्स टू क्या होता है, P अपॉन बी होता है। क्या होता है, P अपॉन बी। P अपॉन बी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि लंबवत बाय आधार। tan फाई होता है, पी बी लिख रखा है, P बाई बी। तो P कितना हुआ हमारे पास, P कितना हुआ, P परपेंडिकुलर है हमारे पास। परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो कितना होगा बताइए, परपेंडिकुलर हमारा होगा ये VL, और B क्या होगा हमारा, B हमारा बेस ये है जिसे हमने लिखा VR। यहां तक समझ में आया। आगे चलते हैं, VL बाई VR। VL को हम क्या लिखते हैं, IXL। मैंने बताया था आपको, VL को IXL लिखा, VR को IR लिख लिया। I से I कट गया, बचता क्या हमारे पास, XL बाई R। अगर मुझे एंगल निकालना है तो क्या निकलेगा, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स XL बाई R। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मुझे थोड़ा सा स्पेस कम है तो XL बाई R मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से tan इनवर्स इसको इधर कर दूंगा तो फाई एंगल निकल जाएगा मेरा, tan इनवर्स XL बाई। तो आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपसे सबसे पहले पूछा जा सकता है फेजर डायग्राम के बारे में, यानी इस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कभी कभार इस इम्पीडेंस के बारे में भी बताते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के द्वारा। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा मैं उसकी एक अलग पर्सनल वीडियो क्वेश्चन सीरीज में बताऊंगा। तो आपको राइट एंगल के माध्यम से ये आपको जानना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आईटीआईज के लिए। ये आता है z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, और फाइव एंगल कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो tan के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, उसके द्वारा आप tan इनवर्स के फॉर्मूले याद कर पाएंगे। तो यही सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से मुझे बतानी थी सीरीज आरएल सर्किट से। तो कोई भी बच्चा रटे नहीं चीज़ों को, समझे, समझ गया एक बार तो सारी कहानी सॉल्व हो जाएगी, सभी एग्जाम क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। रटे नहीं, समझे। तो बी पेशेंस होके इस वीडियो को देखिए। मैं जानता हूँ थोड़ा वीडियो बड़ी बन रही है, लेकिन पेशेंस होके देखिएगा, समझें चीज़ों को, टाइमिंग को ना देखें, चीज़ों को समझें। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, जब आप क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, होना शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन, तो आपको खुशी अपने अंदर से दिखेगी कि मुझे सब चीज़ें आ रही हैं। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।